लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही ढंग से एक्सप्लेन करा था कि किसी भी दो कर्व का सॉल्यूशंस उतना ही होगा जितने जगह पे वो कर्व कट करेंगे। जैसे कि अगर ये एक कर्व है और एक कोई दूसरा कर्व है स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, तो ये कर्व जितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को उतने सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें स्ट्रेट लाइंस के अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो उसके या तो एक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट होता है या फिर ज़ीरो सॉल्यूशन होता है। तो ज़ीरो सॉल्यूशन का तो समझ में आया, 1 का भी आया, बट ये बीच वाले कहाँ गए, 2 से लेके इनफाइनाइट से पहले वाले तक वो सारे कहाँ गए। तो वो सारे पॉसिबल ही नहीं होते हैं दो स्ट्रेट लाइन के केस में। मैंने इसको ढंग से एक्सप्लेन भी कर दिया था। जिनको समझ में आया था उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया था वो थोड़ा सा ध्यान दो और यहाँ पे समझ लो, अदरवाइज जो इसका रिजल्ट है वो आप डायरेक्ट रट्टा मार सकते हो। तो 2 और इनफाइनाइट से पहले वाले जो कंडीशंस हैं 2 3 4 5 ये सब सॉल्यूशन जो है ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रेट लाइन के केस में। ये मैंने ड्राइंग करके दिखाया था। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे जा सकता है, या तो इसके पैरेलल ऐसे जा सकता है, या फिर इसी पर से जा सकता है इस तरह, या फिर इस तरह कट करके जा सकता है। तो इस वाले केस में 1 सॉल्यूशन होगा, इस वाले केस में 0 सॉल्यूशन होगा, और इस वाले केस में जो ओवरलैप करके जा रहा है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो 2 3 सॉल्यूशंस ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फिर लाइन दोबारा घूम के आ नहीं सकता है। अगर आ गया घूम के तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं कोई और लाइन हो जाएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग इसके कंडीशन की ओर बढ़ेंगे कि अगर हर बार लाइन खींच के तो नहीं चेक करेंगे ना कि सॉल्यूशंस कितने हैं, तो कंडीशन की ओर बढ़ेंगे जिससे चेक कर सकेंगे कि 1 सॉल्यूशन है या 0 सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उसको भी याद रखने का एक तरीका बता दूंगा मैं, और उससे पहले कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, ये कोई दो इक्वेशंस हैं जिनका एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है, मतलब कि ये दोनों इक्वेशन को एक सिस्टम बोला जा रहा है। तो इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, consistent कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। मतलब कि अगर इसका कम से कम एक सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन क्या मतलब है कि एक हो या फिर उससे ज़्यादा हो, 2 3 4 कुछ भी हो, तो ये कंसिस्टेंट का केस है। कोई भी सिस्टम है उसका अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो बताओ क्या स्ट्रेट लाइन के केस में 2 से ज़्यादा पॉसिबल डायरेक्ट क्या है, 2 3 4 ये सब पॉसिबल नहीं है। इसके जगह पे क्या पॉसिबल है, इनफाइनाइट। मतलब स्ट्रेट लाइन के केस में कंसिस्टेंट कब होगा, जब या तो 1 सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि बीच वाले तो पॉसिबल होते नहीं है। और दूसरे कर्व के केस में जो होगा देखा जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल क्या है कि 1 होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक, उसके बाद कि इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब 0 सॉल्यूशन, तो ये तो ऑब्वियस ही है कि इनकंसिस्टेंट होगा जब उसको कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उन दोनों इक्वेशंस का। और एक और बात बता दूं कि देखो ये जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, ये वही सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे किसी में एक सॉल्यूशन आ रहा है तो ये वही सॉल्यूशन आएगा जो हम लोग उसको फाइंड किया करते थे सॉल्व करके। जैसे कोई क्वेश्चन था ना 2x + 3y + 4 = 0 और 3x + 2y - 2 = 0। अगर ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग किसी मेथड से सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी लगा के या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के। तो उससे जो आंसर आता था ना x और y का, अगर ग्राफ बना के भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, वही होता है सॉल्यूशन। तो ये तो एक एक्स्ट्रा सा बात था, वो बता दिए। उसके बाद ये समझ में आना चाहिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन के केस में या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट तब होगा जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब हम लोग केस की तरफ बढ़ते हैं कि ये थियोरेटिकली हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस हैं। तो इसमें बढ़ते हैं कि लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी, एक पेयर लीनियर इक्वेशन का a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये दो इक्वेशंस हैं। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग को पता करना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस देखना है ना
कि उसमें एक ही सॉल्यूशन है उसका, तो ये कंडीशन है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, जो x का कोफिशिएंट है a1 और यहाँ पे है a2, और y का जो कोफिशिएंट है b1 और b2, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब एक बात और ध्यान रखो, इससे कंफ्यूज मत होना कि a1 किसको मानना है और a2 किसको मानना है। किसी भी इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना, किसी भी इक्वेशन को सेकंड मान लेना, और एक इक्वेशन को a1 मान लेना, दूसरे को a2। बट अगर a1/a2 लिख रहे हो तो ध्यान रखना कि b1/b2 ही लिखना। अगर a2/a1 लिखोगे तो b2/b1 ही लिखना। ऐसा नहीं कि इसको पहले लिखा रेशियो, एक रेशियो में a1/a2 लिखने में a1 को पहले लिख दिया और y के रेशियो में लिखने में b2 को पहले लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, बट a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b2/b1 ऐसे मत लिखना, ये गलत है। ठीक, अब हम लोग दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद क्या इनफाइनाइट आता है ना, डायरेक्ट बीच में से 2 या 3 तो नहीं आता है, तो एक के बाद डायरेक्ट इनफाइनाइट आता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इक्वेशंस क्या थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू 2, मान लो c1 के जगह पे ये इधर नहीं है, इधर है, मान लो ऐसा दिया हुआ है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू 2 और यहाँ है a2x प्लस b2y इक्वल टू 3। अब जब हम लोग वो सॉल्व कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें मैंने बोला था कि इन कॉन्स्टेंट्स को इधर ले आने के लिए, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए। बट इसमें देखो कि c1 और c2 का रेशियो लेना है, मतलब अगर इसको इधर ले भी आते हैं तो इधर आगे क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा a2x प्लस b2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, -2/-3 होगा, -2/-3, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से रेशियो लो तो क्या होगा 2/3। तो यहाँ भी प्लस तो है ही और यहाँ भी क्या आ गया 2/3, दोनों इक्वल आ गए। तो इसको सॉल्व करने में आपको कांस्टेंट को इधर लाने में दिक्कत, मतलब कांस्टेंट को इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लाओगे तो चल जाएगा। बट अगर हैबिट बना लेते हो इधर लिखने का तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प मिलेगा, और हैबिट बना लेना तो अच्छी बात है। तो फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होंगे, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट का रेशियो। और तीसरा सॉल्यूशन क्या बच गया हम लोगों का कि जीरो सॉल्यूशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बताया था ना मैंने, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या बताया था कि जीरो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं हो, उसको इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या है बताओ, कंसिस्टेंट है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और जो वन सॉल्यूशन पढ़े थे वो भी कंसिस्टेंट है। तो जीरो सॉल्यूशन में क्या केस हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका जीरो सॉल्यूशन का केस होता है। अब इसको याद कैसे रखना है वो भी बता देते हैं कि याद में आपको रहेगा, आसानी बहुत हो जाएगा। बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या था, किस में क्या था। तो उसको मैं कल वाले जो मैंने समझाया था उससे थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा, इन दोनों को नहीं, मतलब कल जो लेक्चर मैंने समझाया था उससे थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा, और फिर इसको समझा दूंगा कि आप इजी ट्रिक वे में कैसे याद रख सकते हो इसको। तो जिनको याद रखने का ट्रिक नहीं चाहिए वो यहाँ तक रट्टा मार सकते हैं, और जिनको समझना है वो आगे चलो समझो कि कैसे याद रख सकते हो। तो याद होगा कल मैंने एक इक्वेशन लिया था कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे लिखे थे, और फिर क्या किए थे कि by इक्वल टू माइनस ये एक्स माइनस सी, और फिर y इक्वल टू माइनस ये बाई बी टाइम्स एक्स और माइनस सी बाई बी, ऐसा लिखे थे। तो उसमें हम बताए थे कि ये जो चीज़ होता है ना, ये माइनस ऑफ ये बाई बी, ये क्या दिखाता है कि हम लोग का लाइन जाएगा कैसे, लाइन का डायरेक्शन। एक तरह से आप ऐसे समझो कि लाइन का डायरेक्शन दिखाता है कि हम लोग का लाइन किधर की ओर घूमे रहेगा। जैसे कि अगर दो लाइंस हैं जिसका कि इसको अगर मान लेते हैं m,
इसको m से डिनोट करते हैं। अगर मान लो ऐसा m का वैल्यू क्या हो जाएगा -a/b, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx माइनस c/b, y इक्वल टू mx माइनस c/b लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि -a/b को हम लोग क्या मान लिए m, ताकि हर जगह -a/b नहीं लिखना पड़े। तो अब बताओ कि किसी लाइन का m का वैल्यू अगर 2 है और वो लाइन ऐसे जा रहा है, और दूसरा एक लाइन है जिसका m का वैल्यू भी और 2 है, तो वो लाइन बताओ वो इसी के तरफ जाएगा या तो इसी पे से चला जाएगा या फिर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा या फिर यहाँ से चला जाए या फिर यहाँ से चला जाए, बट डायरेक्शन तो यही होगा ना। ऐसा नहीं है ना कि ऐसे घुमा रहेगा वो लाइन, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर उसका m का वैल्यू भी 2 है, ठीक। और तो अब यहाँ पे इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो कि अब बताओ दो इक्वेशंस क्या थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसको उस फॉर्म में लिखो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं दोनों को। क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1 अपॉन b1, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a1/b1 टाइम्स x माइनस c1 अपॉन b1। उसी तरह ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a2/b2 टाइम्स cx माइनस c2 अपॉन b2। ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब बताओ कि अगर इसका वैल्यू हो माइनस a1 अपॉन b1, इसके m का वैल्यू, m को छोड़ो, इस लाइन का जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा उसका वैल्यू है माइनस a1 अपॉन b1, और इस लाइन का जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा वो है माइनस a2 अपॉन b2। तो अगर बताओ ये लाइन का डायरेक्शन है माइनस a1 अपॉन b1 और वो लाइन ऐसे जा रहा है, अगर इस लाइन का डायरेक्शन है माइनस a2 अपॉन b2 और ये दोनों आपस में अगर बराबर हो गए तो बताओ वो भी लाइन ऐसे ही जाएगा। और अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए तो इसके अलावा कैसे भी जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा मान लो। तो अभी हम लोग वो केस लेते हैं कि इस दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक। इस दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है तो वो लाइन ऐसे चला जाएगा, इसके पैरेलल तो नहीं जाएगा या फिर इसके ऊपर से भी नहीं जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो बताओ कितनी जगह कट किया, एक जगह कट किया। तो देखो गौर करो, यहाँ से हिंट आपको मिलने लगा कि कंडीशन आने वाला है अब कि एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका। कैसे कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जाने की कोई संभावना तो है नहीं, तो दूसरा लाइन ऐसे जा रहा होगा। अब ये घूम के तो फिर कट करेगा नहीं कि दो सॉल्यूशन आ जाए, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो देखो यहाँ से क्या आने वाला है, अगर बताओ माइनस a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2 हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया और इस a2 को इधर भेज देते हैं और b1 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2 हो जाएगा। बताओ ये वही कंडीशन आ गया ट्रांसफॉर्म होके जो हमारा कंडीशन आ रहा था वन सॉल्यूशन का। ये मैंने कल वाला लेक्चर को थोड़ा सा दोहराया है, इसको शॉर्ट में अब कैसे याद रखना है वो देख लो। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन के लिए उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, बट आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। माइनस a1 अपॉन b1 ना याद रख के आप a1 अपॉन b1 याद रखो, सॉरी a1 अपॉन a2 याद रखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2। इसको इधर भेज दिए थे और a2 को इधर ला दिए थे, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया। तो ये वही केस है जो वन सॉल्यूशन का था, दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे याद रखना है, देखो अगर आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, तो कैसे याद रखना है, देखो आप इसको इस तरह समझो, माइनस a1 अपॉन b1 को भूल जाओ, आप ये समझो a1 अपॉन a2 को इसके तरह ट्रीट करो, क्योंकि ये बाद में जाके यही बन जाएगा। ये जो चीज़ है पूरा ये बाद में जाके इसमें ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था, आप लोग यही याद रखो, क्योंकि रिजल्ट तो इसी के फॉर्म में दिया रहता है ना बुक वगैरह में। तो आप लोग को यही याद रखना है कि a1 अपॉन a2 कि a1 अपॉन a2 को एज ए डायरेक्शन ट्रीट करो, ठीक। देखो वन सॉल्यूशन है मतलब a1 अपॉन a2 को ऐसे रख दो, एक लाइन खींच दो इधर a1 अपॉन a2, इसको मान लो a1 अपॉन a2, ठीक। और अब बताओ कि अगर b1 अपॉन b2 दूसरे लाइन का बराबर नहीं हुआ तो क्या वो ऐसे जाएगा। कैसे हिंट रखना है समझो, ठीक, ध्यान से समझो, बाद में बहुत क्लियर हो जाएगा ये कि अगर a1 अपॉन a2 है पहले लाइन का, जैसे देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे है कि 4x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा अगर है तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 का वैल्यू क्या है,
इक्वल टू 1/2 है, और यहाँ पे B1/B2 का वैल्यू क्या है 3/8 है। तो ये समझना कैसे है, देखो पहले लाइन का A1/A2 का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से A1/A2 का जो वैल्यू है उसको ऐसे इस तरह एक लाइन खींच दो, या फिर अपने मन में याद रखो कि ये समझो A1/A2, ऐसे समझना A1/A2 ये हो गया। अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया तो ऐसे चला जाएगा ना वो लाइन, समझ रहे हो। अगर B1/B2 भी इक्वल हो गया तो ऐसे चला जाएगा, और अगर C1/C2 भी इक्वल हो गया मतलब ऐसे सट जाएगा, और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो यहीं पे रह जाएगा। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है तो पैरेलल तो आ गया। अब यहाँ से क्या करना है कि हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन बन रहा है या जीरो सोल्यूशन बन रहा है, इसके लिए कि C1/C2 का रेशियो देखो। तो अगर C1/C2 का रेशियो देखोगे तो मैंने कल बताया था कि वो किस तरफ मूव करेगा, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो बताता है। तो अगर ये हाथ मेरा ऐसे सट जाए तो C1/C2 भी बराबर हो गया, मतलब ये कितने सोल्यूशन है बताओ, ओवरलैप कर गया ये दोनों स्ट्रेट लाइन, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। और मेरा लाइन अगर यहीं का यहीं रह गया तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है अभी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है। बट ये दोनों आपस में सट नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सट रहे हैं भाई, क्योंकि इनका कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जीरो सोल्यूशन है। और अगर A1/A2 इधर जा रहा है तो अगर B1/B2 का इक्वल का नहीं है तो ये इधर चला जाएगा ऐसे कहीं से भी, तो बताओ यहाँ पे वन सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह याद कर सकते हो कि यार क्वेश्चन में वन सोल्यूशन दिया हुआ है या यूनिक सोल्यूशन, तो A1/A2 को इधर मान लो कि A1/A2 इधर जा रहा है, तो अब कंडीशन क्या रखना है हम लोगों को कि क्या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा, इक्वल टू C1/C2 होगा, क्या ये रखना है। तो एक सोल्यूशन लाना है ना हम लोगों को, तो क्या करना होगा हम लोगों को B1/B2 को कहीं और घुमाना होगा, मतलब ऐसे नहीं भेजना होगा या ऐसे नहीं जाना होगा, कहीं और घुमाना होगा। तो मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ठीक, बहुत ईजी है, इसको आप ऐसे समझने के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। दूसरा अगर है कि जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन ऐसे चला जाए। ठीक, तो मान लो अगर A1/A2 ऐसे जा रहा है, मान लो A1/A2 ऐसे जा रहा है तो इधर ही जाना है उस लाइन को, तो B1/B2 भी इधर जाएगा। ठीक, और ये तो एक केस हो गया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, B1/B2। अब C1/C2 पे सोचना है कि क्या होगा जीरो सॉल्यूशन के केस में। तो मैंने बताया था कि C1/C2 ये बताता है कि लाइन ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, कि जैसे देखो ये लाइन अगर ऐसे है और इसका अगर कांस्टेंट C1 है और इसका कांस्टेंट दूसरे लाइन का C2 है, तो अगर ये आपस में बराबर नहीं होंगे ना तो ये दोनों दूर ही रहेंगे। तो इसको आप इस तरह समझने के लिए ट्रीट कर सकते हो कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है तो या तो पैरेलल ऐसे जाएगा या फिर इस पे से चला जाएगा। बट अगर नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया तो ये लाइन इधर का इधर ही रह जाएगा, इस पर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे जीरो सोल्यूशन का केस हो गया। वैसे ही देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होगा खुद बता दो इससे समझ के कि इनफाइनाइट सोल्यूशन लाना है, मतलब कि ये लाइन इस पर से ही जाना चाहिए। तो क्या हो गया, इस दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब बताओ ये लाइन इसी पर से जा रहा है, मतलब कि C1/C2 का भी बराबर हो गया। ये बहुत ईजी ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो, रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिलीव मी कि यूनिक सोल्यूशन का केस कैसे याद रखना है, बच्चे रटते हैं यार कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अभी तो याद हो जाएगा, बट बाद में जब तीनों सोल्यूशन मिक्स हो जाएंगे कि तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यूनिक सोल्यूशन लाना है, मतलब कि लाइन ऐसे जाना चाहिए। तो बताओ डायरेक्शन कौन सा डिसाइड करता है, A1/A2। अगर इसका डायरेक्शन इधर है A1/A2 मान लो, तो अगर इस लाइन का भी डायरेक्शन इधर ही हो गया तो वो ऐसे चला जाएगा ना, तो इसलिए नॉट इक्वल टू B1/B2 खत्म। क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर जाना है, इसका डायरेक्शन इधर जाना है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और यहाँ कॉन्स्टेंट में कोई लफड़ा है ही नहीं। उसके बाद समझ में आ गया कि इस लाइन को इधर जाना है तो उसका रेशियो मान लेते हैं A1/A2 इस लाइन के लिए। तो अगर दूसरे लाइन को कट करना है तो इसके इक्वल तो नहीं होना चाहिए, जो भी हो लेकिन इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, सो नॉट इक्वल टू B1/B2। तो वैसे ही खुद बताओ अगर जीरो सोल्यूशन है तो कैसे जाना चाहिए लाइन, एक लाइन ऐसे जा रहा है मान लो, तो दूसरा लाइन ऐसे जाना चाहिए दूरी से। तो क्या हो जाएगा कि अगर A1/A2 इसका डायरेक्शन शो कर रहा है
और इसका b1/b2, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए? तो हाँ, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2। और क्या ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस ही ओवरलैप कराता है, पैरेलल लाइन को कांस्टेंट का रेशियो ही ओवरलैप कराता है। तो यहाँ पे ओवरलैप तो कर नहीं रहे हैं, सो कांस्टेंट का रेशियो जो होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक, और बच गया इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मतलब एक इस ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी ऐसे ही जाए, इसी पर से। अब ये मैंने कर्व ऐसे ऐसे बना दिया है, तो ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इसको डिफरेंस करने के लिए मैंने बना दिया ऐसे। तो अगर पहला लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन भी इधर ही जाना चाहिए। मतलब कि पहला लाइन का डायरेक्शन अगर a1/a2 है, तो दूसरे लाइन का डायरेक्शन b1/b2 होगा। तब कांस्टेंट का भी रेशियो आपस में इक्वल हो गया होगा। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे बाद में कि यूनिक सॉल्यूशन क्या है, जीरो सॉल्यूशन का केस क्या है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या है। तो ये खुद से एक बार ये डायग्राम बना के और खुद से एक बार ट्राई करना है, 1 से 2 बार में समझ जाओगे बहुत ही ईजी वे में, फिर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। बट ये बात ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोग का कहानी स्टार्ट हुआ था -a1/b1 से और -a2/b2 से। इसका क्या हुआ था, ये इधर आ गया था और ये इधर चला गया था, मतलब कि -a1/a2 और -b1/b2। क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट हम लोग का इसी फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। और डायरेक्शन लेकिन क्या शो करता है, -a1/b1। इसको लेकिन भूल जाओ क्योंकि ये अभी आपके काम का नहीं है, 11th में काम आएगा। तो आप लोग बस ऐसे याद रखो कि a1/a2 को ही डायरेक्शन की तरह यूज़ करो कि इस यूनिक सॉल्यूशन होना है तो एक लाइन इधर जाना चाहिए, एक लाइन इधर जाना चाहिए। तो अगर इसका पहला लाइन का अगर रेशियो ये है a1/a2 डायरेक्शन दिखा रहा है, तो दूसरे लाइन का b1/b2 दिखाएगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। और जीरो सॉल्यूशन है तो ये ऐसे जाना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो अगर इसका डायरेक्शन a1/a2 दिखा रहा है तो इसका रेशियो इसका डायरेक्शन b1/b2 दिखाएगा। और दोनों आपस में बहुत दूरी पे है, मतलब कि कांस्टेंट का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कांस्टेंट का जो रेशियो है c1/c2 वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। और लास्टली क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन इसी पर से जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन अभी भी सेम है। मतलब कि ये पार्ट तो कांस्टेंट है ही, यहाँ पे भी, बट इसमें देखो कि ये लाइन इसी पर से जा रहा है, मतलब कांस्टेंट का रेशियो भी बराबर है। और ये लाइन आपस में दूर से जा रहा है तो कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं है। तो ये पार्ट देखो दोनों में कॉमन है, बट जो कांस्टेंट का रेशियो है वही डिफरेंस पैदा कर रहा है कि लाइन का जीरो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर ये डायग्राम बना लोगे, अगर क्वेश्चन में रहेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, ये डायग्राम बना लोगे तो आप बहुत ही आसानी से ये कंडीशन लिख सकते हो। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, बट इस क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। क्या करेगा बताओ, यहाँ से एक a1 गायब कर देगा और मान लो एक b2 गायब कर दिया, तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन कैसे हैं, 2 इक्वेशन कैसे हैं, एक इस दोनों को कंपेयर कर दो और एक बार इस दोनों को कंपेयर कर दो, यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाते हैं। पर कोई नहीं, मैं आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन इसके डिस्कस कर दूंगा। तो ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं ना लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।